नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 26 जनवरी। आज के करंट अफेयर टॉपिक कुछ चार ही हैं, मतलब चार ही होते हैं वैसे तो रोज़ ही। तो इतना कुछ होगा नहीं इनमें बताने लायक ज़्यादा कुछ बड़ी डिटेल्स तो होने वाली है नहीं। बट फिर भी एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो को हम रखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा स्काई ग्लो का। रिसेंटली एक नई स्टडी निकल के आई है जहाँ पे नेचुरल जो नॉन नेचुरल लाइट है ना, उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई है स्काई के अंदर। और इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है, स्काई ग्लो, जो कि करीबन 9 से 10% हर साल बढ़ती जा रही है। 2011 से लेके 2012 तक की बात की 22 तक की बात की जाए तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वैसे इसको इसको क्या कहते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, ये जितनी भी आपको यहाँ पे ब्राइटनेस दिख रही है रात के समय पे, तो इसको बोलते हैं स्काई ग्लो, कि रात में भी स्काई ग्लो कर रहा है ना। व्हाट इज स्काई ग्लो? स्काई ग्लो इज ओमनी प्रेजेंट सीट ऑफ लाइट अक्रॉस द नाइट स्काई इन एंड अराउंड द सिटी। तो इस स्काई सिटी में तो है ही, और जहाँ जहाँ तक इसकी इंटेंसिटी जाएगी तो वहाँ वहाँ तक इसको क्या करती जाएगी, जितना भी डार्कनेस है उसको मिटाती जाएगी। और इस वजह से है ना, कभी आपने शायद नोटिस किया हो, बड़ी सिटी वगैरह में रहते हो तो जैसे ही आप रात को आसमान की तरफ देखोगे ना, पूरा ध्यान से भी देखोगे तब भी शायद आपको बड़ी मुश्किल से तारे वगैरह दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो सिटी की जो लाइट है ना, उसकी उनकी विजिबिलिटी को वो रोक देती है ग्लो की वजह से। यही एक मेन रीज़न है कि हम अच्छे से देख नहीं पाते। और ये एक तरह से लाइट पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। करंट सिनारियो की बात करें तो यूरोप के अंदर 6.5%, नॉर्थ अमेरिका में 10.5% और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 7.5% के अराउंड स्काई ग्लो होता है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक स्टडी में ये निकल के आया है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो 19.5% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वहाँ पे ही उन्हीं की वजह से थोड़ा सा है ना, एक काफ़ी कम लेवल पे स्काई ग्लो हो पा रहा है हमारी कंट्री के अंदर। और 2017 की जो स्टडी है, जहाँ पे 2012 से लेके 2016 तक का डेटा रिकॉर्ड किया गया है, वहाँ पे क्या दिखाया गया है कि 2012 में जो स्काई ग्लो था कितना था, 1.07%। और वो बढ़ के 2016 तक कितना हो गया, 1.09%, जो कि काफ़ी स्लाइटली सा इंक्रीज़ है। बट फिर भी ये बढ़ता जा रहा है, और इवन विद टाइम अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के साथ साथ ये बढ़ता ही जाएगा। और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। वैसे एक यहाँ पे ये पूरा चार्ट सा बना हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो यूएस के अंदर जो 13% जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है रात की, वो आउटडोर की लाइटनिंग में चली जाती है। मतलब लोग घरों के बाहर जितने भी लैंप वगैरह है, गार्डन के अंदर भी लाइटनिंग करके रखते हैं, उसकी वजह से 13% वहाँ की एनर्जी कंजप्शन चली जाती है। करीबन करीबन पूरी रात के अंदर 0.5 किलोवाट आवर की एनर्जी चली जाती है, जिससे एक 50 इंच का प्लाज्मा टीवी को 1 घंटे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 35% टोटल वेस्ट हो जाता है लाइट के अंदर हमारी एनर्जी का, जिसको जनरेट करने के लिए करीबन 15 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। और 3 मिलियन जो पैसेंजर कार्स हैं, वो हर रोज़ 40,000 टन पर डे के हिसाब से कार्बन का एमिशन करती हैं। और ये 35% जो एनर्जी लॉस हुई है, ये करीबन $3 बिलियन के अराउंड इसका अगर रेट लगाया जाए तो। और जितने भी एनर्जी है रिलीज़ हुई है, उसकी भरपाई करने के लिए हमको 600 मिलियन ट्रीज़ को प्लांट करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा नुकसान इंसान बचा सकता है, लेकिन वो खुद के मज़े के चक्कर में है ना, लगा देगा सबकी लंका। अब बात करते हैं भारत ओएस के बारे में। ये भारत में ही बनाया हुआ आईआईटी मद्रास की कोई इनक्यूबेटेड कंपनी है, जिसके द्वारा इसको बनाया गया है। और ये जैसे एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल के अंदर आईओएस होता है, तो वैसे ही ये भार ओएस है। भार मतलब भारत मान लो, या फिर भार इसका नाम रखा गया है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। जैसे पहले स्टार्टिंग में आए थे ना सिम्बियन मोबाइल्स, तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, सिम्बियन था, किसी का जावा था। और उसके बाद में आ गया एंड्रॉयड, और देन आ गया आईओएस, है ना। तो वैसे ही भार ओएस है जो इंडिया ने डेवलप किया है। और एंड्रॉयड को किसने डेवलप किया, गूगल ने। और आईओएस को किसने डेवलप किया, एप्पल ने। ठीक है, वैसे ही ये भी काम करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको बनाया गया है, और ऊपर से काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। और यहाँ पे काफ़ी टाइट प्राइवेसी पॉलिसीज़ को रखा गया है।
और यहाँ पे एक इसके फीचर्स क्या होंगे, नेटिव ओवर द एयर। आई मीन आपको आपने ओटीए अपडेट्स के बारे में तो सुना होगा कि भाई ओवर द एयर है ना, अपडेट आ जाते हैं फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे वो सीन नहीं है। जितने भी सिक्योरिटी पैच होंगे, सिक्योरिटी अपडेट होंगे, या जो भी बग फिक्सेस, जितने भी ऐप मतलब इनके जो अपडेट आएंगे, तो वो आपको करने नहीं पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, वो वहाँ पे आपको परमिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हाँ मेरे अब ये इंस्टॉल कर दो, वो अपने आप होते रहेंगे। और यहाँ पे किसी भी तरह की आपको डिफ़ॉल्ट ऐप इस ओएस के अंदर नहीं मिलेगी, बिल्कुल स्टॉक रहेगा, बिल्कुल खाली। तो यहाँ पे आपको देखा होगा ना, ये जो चाइनीज़ फ़ोन आते हैं इसके अंदर ब्लोटवेयर ऐप इतनी भर भर के आती हैं, कोई 50 तरह के तो ब्राउज़र मिलेंगे। फिर आपको टिकटॉक जैसी ऐप्स उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती है, तो कोई स्पेस नहीं रहता। लेकिन इसके अंदर ऐसा सीन नहीं है, ये बिल्कुल खाली रहेगा, बिल्कुल स्टॉक रहेगा। इसके अंदर आप अपनी मन मर्जी की ऐप्स को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेसी, इनका प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस रहेगी, जहाँ पे अगर आप इनके लिए कोई ऐप डेवलप करते हो, तो उसके जो इनका स्टैंडर्ड होगा उसको पास करना होगा। और अगर वो उन स्टैंडर्ड्स पे आफ्टर सम टाइम अगर नहीं उतरती है, तो उसको फिर ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई बाहर ओएस डिफरेंट कैसे है गूगल एंड्रॉयड से। तो वैसे तो ये भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है, एओएसपी। तो ये याद रखना, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से, जैसे कि चैट चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है। बताया जा रहा है कि भाई एक प्रोफेसर ने भी ये कहा था कि उन्होंने चैट जीपीटी ने उनकी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम को पास कर दिया। तो सोच सकते हो एआई कितनी हद तक इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। तो वो भी ओपन सोर्स कोड पे ही बना है, और ये भार ओएस भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, एक तरह से उसी की तरह सिमिलर है। हाउएवर इसके अंदर किसी भी तरह की गूगल सर्विसेज आपको प्रीलोडेड नहीं मिलेगी, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर मिलती है। यहाँ पे आप अपनी मनमर्जी से कोई भी ऐप जो ज़रूरत के अनुसार है डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपने स्टॉक ओएस के अंदर भी जो क्रोम ब्राउज़र है, वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन भार ओएस के अंदर क्या है ना, कि ये ढूंढ रहे हैं या ये पार्टनर करना चाहते हैं कोई डक डक गो नाम से डिफ़ॉल्ट मतलब कोई ब्राउज़र है, तो उस कंपनी के साथ में ये क्या करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और डक डक गो ब्राउज़र क्या है ना, प्राइवेसी पे फोकस रख के उसको बनाया गया है। वहाँ पे काफ़ी प्राइवेसी सेंट्रिक फीचर्स हैं, लाइक एनोनिमस ब्राउजिंग मोड या फिर प्राइवेसी ग्रेड। काफ़ी उसके अंदर आपको और भी फैसिलिटीज़ आई थिंक हो सकती हैं। अब बात करते हैं नेशनल टूरिज़्म डे के बारे में, जो हर साल जनवरी 25 को इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है कि टूरिज़्म का कितना बड़ा रोल है इंडियन इकोनॉमी की हेल्प करने में, ठीक है ना। अभी बात करते हैं व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ टूरिज़्म सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर टूरिज़्म को कौन संभालता है, हमारी टूरिज़्म मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। वही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए, जो कि किससे रिलेटेड है, डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग टूरिज़्म। और साथ ही साथ में ये मिनिस्ट्री किन मतलब लोकल लोग जितने भी हो गए, नेशनल्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलैबोरेट करके टूरिज़्म को और बढ़ावा देता है। और आपको पता होगा इंडिया में है ना, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफाई हमारा जो कल्चर है। आपको पता होगा हर एक स्टेट का अपना एक कल्चर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना कल्चर है। तो सोच सकते हो कि भाई एक स्टेट के अंदर 36 तरह के कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ की फूड वैरायटी की बात की जाए तो आई थिंक वर्ल्ड में इससे बेस्ट फूड आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग क्यों इंडिया की तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं। जो हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, वो सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आने के लिए अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे बात की जाए वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल की, उनके अनुसार क्या है ना, कि इंडिया छठे नंबर पे आता है, जिसके देश के अंदर टूरिज़्म की वजह से जीडीपी के अंदर काफ़ी मदद मिलती है। मतलब टूरिज़्म हमारे जीडीपी के अंदर करीबन 5.8% क्या है ना, कंट्रीब्यूट करता है, जिससे 32.1 मिलियन जॉब क्रिएट हो जाती हैं, जो कि 6.9% टोटल जॉब के बराबर है, जो 2021 के अंदर लोगों को मिली थी। आल्सो इंडिया करंटली 54वें नंबर पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डेटा, इंटरनेशनल अराइवल टू द कंट्री इज़ फोरकास्ट टू रीच 7.2 मिलियन, कि करीबन इंडिया के अंदर
7.2 मिलियन लोग ट्रैवल करके गए हैं 2022 के अंदर। और जो 2023 की यहाँ पे एक आइडिया रखा जा रहा है, करीबन 8.6 मिलियन लोग यहाँ पे आने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव यहाँ पे लागू किए गए हैं, किसके लिए, स्पेशली टूरिज्म के लिए। एक तो हो गया स्वदेश दर्शन स्कीम। आपने देखा होगा कई तरह की तो ट्रेन्स यहाँ पे चलाने की बातें की जा रही है, कई चला भी रखी है। साथ में ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लेके आए थे 2022 में। फिर देखो अपना देश इनिशिएटिव। साथ ही साथ नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन को भी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था। और नेशनल टूरिज्म डे जो कि अभी आया ही है 25 जनवरी को। और वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 27 सितंबर को, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है। और जो हमारी कंट्री का है वो 25 जनवरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं केन बेतवा लिंक की। तो देखोगे ये केन बेतवा दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होके आती हैं। और यहाँ पे दो रिवर को लिंक करने की बात, मतलब दो स्टेट के अंदर दो रिवर को लिंक करने की बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी एक अपनी मीटिंग को चेयर किया, जहाँ पे केन बेतवा प्रोजेक्ट के ऊपर बात की गई, जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इस गवर्नमेंट का। जहाँ पे वाटर सिक्योरिटी, जो कि मतलब जो पानी की कमी है ना, और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड पड़ता है कहाँ पे, आपका यूपी के अंदर। दिसंबर 2021 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया था, जिसकी टोटल लागत कितनी आने वाली है, 44,605 करोड़ उसके अंदर खर्च होने वाला है। लेकिन ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले चल रहा था ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्यों? क्योंकि जो हमारी केन रिवर है ना, वो निकल के आती है कहाँ से, जो हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए वो निकल के आती है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जा रही थी कि भाई जो हमारा नेशनल पार्क है ना, कहीं उसको, जो ये टाइगर रिजर्व है, कहीं उसको इसकी वजह से भारी नुकसान ना उठाना पड़ जाए। साथ ही देखते हैं व्हाट इज़ केन बेतवा लिंक। तो यहाँ पे केन और बेतवा रिवर को लिंक करने की बात की जा रही है, जहाँ पे जो केन रिवर का जो पानी है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उसको भेजा जाएगा बेतवा रिवर के अंदर, जो कि यूपी के अंदर जाती है, ठीक है। और यूपी के अंदर भी जो बुंदेलखंड रीजन है वो काफ़ी सूखा रहता है। और उस रीजन को ज़्यादा पानी मिल सके, वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, वहाँ के आसपास के एरिया का डेवलपमेंट हो सके, इस वजह से इसको लिंक करने की बात की जा रही है। और करीबन ऐसे 30 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, और 30 में से एक ये केन बेतवा लिंक भी आता है ना। वो पूरे 30 के 30 मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो। द रीजन स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द टू स्टेट्स, लाइक मेनली कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, झांसी, बंदा, ललितपुर, महोबा डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी की हैं। साथ ही साथ टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से है ना। छतरपुर तो अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, आपको पता होगा, तो थोड़ा सा न्यूज़ देखा करो भाई। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व बिल्डिंग, यहाँ पे क्या है ना, एक 77 मीटर टाल, ठीक है, और 2 किलोमीटर वाइड एक दूधन डैम बनाने की बात की जा रही है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में के साथ में लग के बनेगा, ठीक है। उसका कुछ एरिया इसके अंदर भी आने वाला है। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो 230 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली है। केन बेतवा 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे हम 103 मेगावाट हाइड्रो पावर को जनरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ 62 लाख लोगों को हम पानी की सप्लाई दे पाएंगे। व्हाट आर केन और बेतवा रिवर्स? केन और बेतवा रिवर मध्य प्रदेश और मतलब मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और दोनों के दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? यमुना रिवर की। केन किससे मीट करती है? यमुना से मीट करती है। कहाँ पे? बंदा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर। बेतवा किससे मीट करती है? यमुना से मीट करती है। कहाँ पे? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। फिर बात करते हैं कौन कौन से डैम बेतवा रिवर पे बने हैं। राजगढ़ हो गया, परीचा हो गया, और माता टीला डैम। ये तीनों के तीनों डैम किसके ऊपर हैं? बेतवा रिवर के ऊपर। और जो केन रिवर है वो कहाँ से पास होते हुए जाती है? वो जाती है पन्ना टाइगर रिजर्व से। ये इसी वजह से यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस मिलने में इसको इशू हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये रहा हमारा केन रिवर, ठीक है। ये यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया हो गया। और ये बेतवा रिवर हो गई हमारी, ठीक है। ये लास्ट में जाके किससे मिलती है? यहाँ पे यमुना से मिलती है, दोनों की दोनों। और जो दूधन डैम बनाने की बात की जा रही है, वो यहाँ पे आप देख ही सकते हो।
बिल्कुल इसके जंक्शन पे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसके जंक्शन पे इसको बनाने की बात की जा रही है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अपना नेक्स्ट, हाँ ये रहा। जो मैंने 30 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो इन 30 प्रोजेक्ट्स को करीबन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब जो ये यहाँ से अगर मैं लाइन खींच देता हूँ, तो जो ये नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर कंपोनेंट, जो पठारी एरिया है ना। और जो ऊपर का जो एरिया है इसको बोलते हैं हिमालयन कंपोनेंट। तो हिमालयन कंपोनेंट के अंदर ये 14 रिवर्स हैं, और जो पेनिनसुलर है इसके अंदर ये 16 रिवर्स को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे नंबर भी दे रखा है 16 नंबर, ठीक है, ये रहा 16 नंबर यहाँ पे। तो इनके नाम यहाँ पे बिल्कुल सबके दे रखे हैं। और ये सारी पीडीएफ है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप एक बार को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक भी आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक मिल जाएगा, वरना पेज का नाम मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो, ये सब आपको वहाँ पे एवं ही मिल जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, शॉर्ट एंड सिंपल बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सुझाव सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और पीडीएफ के लिए आपको मैंने बता ही दिया, टेलीग्राम पेज से आपको मिल जाएगी लिंक, उसका भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।